हेलो एवरीवन। आज की क्लास में वी विल डिस्कस पेपर 4 मैकेनिक्स एंड वी विल कंटिन्यू टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ पेपर 4 दैट इज मई जून 2022 पेपर 4-1 और ये मैकेनिक्स का पेपर है। नाउ इसमें हमने पहले 5 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। यू कैन सी इट। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, लास्ट क्लास में हमने ये सारा डिस्कस किया था, इसका सोल्यूशन। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2, इसका हम, एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 4। ये सारा हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था मई जून 2022 पेपर 4-1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हमने आज डिस्कस कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 तक की 3 क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं और थोड़े से ट्रिकी भी हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ 2 रेसिंग कार्स A and B are at rest along each other at a point O। पॉइंट O पे 2 कार जो है, रेसिंग कार जो है रेस्ट पे ऑन अ हॉरिजेंटल टेस्ट ट्रैक। द मास A इज 1200 kg। सो ये दिस वन इज मास A। द इंजन ऑफ A produces a constant driving force of 4500 newtons। so we can see that the engine of A produces a constant। now जो इंजन A है उसकी कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स ये है। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो फर्स्ट लाइन थी, जो फर्स्ट पॉइंट था, उसको हम ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, नाउ वी कैन सी हियर, लेट्स सपोज कि आपके पास दिस वन इज पॉइंट A, point O। yes, this line shows point O। now the car of mass 1200 kg। so ये आपके पास ऑब्जेक्ट A है जिसका मास हमें गिवन है, ये कार A है। ओके, एंड द सेकंड सेकंड वन को फिलहाल रहने देते हैं और हम इसको ज़रा देखें। नाउ वी कैन सी हियर दैट इसका मास कितना है, 1200 kg। so 1200 kg is the mass। okay, now we can see कि ये एक हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर इसने ट्रेवल करना है। दिस इज द हॉरिजेंटल सरफेस। द इंजन ऑफ A प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स हमें पता है, दैट इज ड्राइविंग फोर्स हमें पता है कि ऑब्वियसली इसको इस डायरेक्शन में मूव करेगी। so driving force is 4500 newton। now when A arrives at point P, its speed is 25 meter per second। so it's, let's suppose कि ये आपके पास this one is point P और at point P आपके पास जो speed है that is 25 meters per second। now the distance OP is d meters। so इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है that is d meters। डिस्टेंस भी हमें पता चल गया। when okay, the distance OP is d meter, the work done against the resistive force। so work done against the resistive force experienced by A between point O and P is, now work done is 75,000 joules। now ये work done है आपके पास। show that D is 100। so हमने प्रूव ही करना है कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस है that is 100। now we can see here, first of all we can see here that work done by the applied force, let me write over here। so let's suppose work done by
the applied force, work done by the applied force is equals to, अब total some work done is work done against resistive force, against resistive force, resistive force plus change in kinetic energy, change in kinetic energy प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो ये फार्मूला हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे. समटाइम्स अब हमें ये पता, समटाइम्स काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, समटाइम्स पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, समटाइम्स वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी, मींस कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं होगा. सो फिर हम इसको इग्नोर करते रहेंगे. बट एक्चुअली ये फार्मूला हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे जब भी वर्क डन हमें चाहिए होगा. सो नाउ वी कैन से दैट वर्क डन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू, अब रेजिस्टिव फोर्स कितनी थी आपके पास, 75,000 plus, now as we can see that is half mv square, half mv square plus potential energy, potential energy is mgh. बट एक चीज़ नोट करें यहाँ पे कि as we can see that, let me change the color first. Now as we can see that in this particular case there is no change in potential energy. Why there is no change in potential energy? Because that we can see that no change in potential energy, because no change in potential energy because there is no change in height. We have to follow the, we have to cover the horizontal distance. अब हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, ये कब उसको हम कंसिडर करते हैं, जब आपकी बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस या आप ये कहें कि हाइट में चेंज आ रहा हो, देन हम पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर करते हैं. नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन सी work done by the applied force, work done by the applied force. Now as we can see that this thing is driving force, work done is driving force and the perpendicular distance. So हमें ये पता है कि work done का फॉर्मूला क्या है आपके पास, W is equals to FD. Now इसमें एक चीज़ ये ख्याल रखनी है आपने कि F and D must be, दे मस्ट बी पैरेलल. अब हम डिस्टेंस जो हमारे पास ड्राइविंग फोर्स है और जो हमारे पास डी है, डिस्टेंस जो कवर हो, ये दोनों ये फोर्स और ये फोर्स, ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के. नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल्स टू, लेट मी राइट इट ओवर हेयर, ड्राइविंग फोर्स, जिस फोर्स को कंसिडर करें इनटू डिस्टेंस, जिस फोर्स को भी कंसिडर करें उसका आपने पैरेलल डिस्टेंस लेना है. इसका हमने कॉन्सेप्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसका ये जो जिस फोर्स को भी आप वर्क FD में आपके पास फोर्स और जो डिस्टेंस है वो पैरेलल होना चाहिए. इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए ड्राइविंग फोर्स और D को हमने लिया, देन दिस थिंग प्लस 1/2. अब यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होगा, मैथ तो चेंज नहीं हो रहा, सो बाकी दो चीज़ें बच गई आपके पास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो वी कैन राइट इट एज vf स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. नाउ df की वैल्यू, ड्राइविंग फोर्स इज दिस, d की वैल्यू हमें नहीं पता,
7 अभी 1 0 हमने स्किप किया था, सो वी कैन राइट इट ओवर हियर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए क्या था आपके पास, 1200 kg, सो दिस शुड बी 1200, सो इनटू 1200 इनटू, अब इसको आप देखें तो ये आपके पास क्या होगा, वी एफ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या थी 25 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, लेट्स सी द क्वेश्चन। इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, सो रेस्ट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 थी, सो वी कैन राइट इट एज 25 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ओके, now this will be plus 2 ones are 2 600s are, so 600 into 25 square, so we can simplify it, so 77500 plus 600 into 25 square, so we can see that this is 4 5 and then 4 0, 4 5 and then 1 2 3 4, so this thing is, now from here we can say that D will be equals to 4 5 divided by, now we can cancel out these two, 45 ones are 45 ones are, so D will be equals to 100 meters, so that is the required answer. This will be the final answer, but the most important thing is this formula आपके पास ये है कि work done by the applied force is equals to change in kinetic energy plus change in potential energy plus work done against the resistive force। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने हमेशा माइंड में रखना है ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब इस केस में देखें, आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी बिकॉज वर्टिकल मूवमेंट कोई नहीं थी, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, बट समटाइम्स आपके पास वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स 0 हो सकता है, तो इसको हम देखते रहेंगे। नाउ कार बी starts off at the same instant. Let's highlight the important point. The first thing is that car B starts off at the same instant as the car A. Now the two cars arrives at P simultaneously, P simultaneously and with the same speed, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम थोड़ा सा अगेन प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो दिस विल बी, लेट्स सपोज दिस वन इज पॉइंट पी। नाउ ऑब्जेक्ट पी आपके पास, जो कार ए है आपके पास वो ये थी, एंड दिस शुड बी द कार बी, दिस शुड बी द कार बी, बिकॉज ये कार बी क्यों है, बिकॉज साइमल्टेनियसली मीन्स व्हाट, साइमल्टेनियसली मीन्स साइड बाय साइड, दैट इज वाई साइड बाय साइड। अब ये एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ओके, एट द सेम इंस्टेंट, ओके, स्टार्टिंग टाइम भी इनका सेम है। नाउ द इंजन ऑफ कार बी प्रोड्यूसेस अ ड्राइविंग फोर्स, ओके, कार बी का आपके पास, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे हम इनका मैथ लिख लेते हैं, दैट इज़ क्या, कार बी का मैथ कितना है देख लेते हैं। ओके, कार ए का मैथ गिवन है, कार बी का मैथ नहीं गिवन, तो चले हम बाकी डेटा को देख लेते हैं। द इंजन बी प्रोड्यूसेस अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ 3200 न्यूटन and the car experience a constant resistance to motion of 1200 न्यूटन। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है, arrives at P simultaneously, simultaneously means के जैसे कार A ट्रेवल कर रही है यहाँ से,
and it reaches the point P. This one is point P. और इसी तरह this one is again the point P. ओके, अब ये साइड बाय साइड जो है वो पॉइंट P पे दोनों पहुंच रहे हैं. ओके, दिस शुड बी these two are the पॉइंट्स. ठीक है, ये एक ही पॉइंट है, हम इसको एक ही पॉइंट कंसिडर करेंगे. दिस इज पॉइंट P. नाउ as we can see that 3200 न्यूटन्स ये इसकी ड्राइविंग फोर्स है. अब इस केस में इसकी ड्राइविंग फोर्स इज 3200 न्यूटन्स. 32 this should be 32. now this one is 3200 न्यूटन. अब ड्राइविंग फोर्स है, इट मीन्स कि इसकी डायरेक्शन आपको पता है कि इस साइड पे होगी. और now the car experience a constant resistance to motion of 1200 न्यूटन. अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेजिस्टिव फोर्स है that should be 1200 न्यूटन. ओके, नाउ इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि दिस इज़ नॉट, प्रीवियस केस में आपके पास इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है. दैट इज, अब यहाँ पे देखें, वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फोर्स. इसको मिक्सअप कभी भी नहीं करना आपने. यहाँ पे आपको पूरा वर्क डन गिवन था कि वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फोर्स. और दूसरी बात ये कि आपको यूनिट से भी आइडिया होना चाहिए कि जूल्स में गिवन है. जूल्स मीन्स कि वर्क डन है. बट इस केस में अगर आप देखें, दैट इज constant resistance to motion. Constant resistance to motion means this 1200 newton is not the work done. It is just a resistive, it is just a force. It is just a force, not the work done. तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो पेपर में होती है अमूमन के, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में देखें तो वर्क डन गिवन है और यहाँ पे आपको फोर्स गिवन है. तो इसको आपने माइंड में रखना है. ये दिस वन इज नॉट द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स. दिस इज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस टू मोशन या रेजिस्टेंस फोर्स है ये. ओके, नाउ एज वी कैन सी दे रीच द सेम टाइम्स एट द सेम इंस्टेंट, और उसके अलावा एक्सपीरियंस कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स. सो इस पॉइंट पे अगेन इसकी जो वेलोसिटी है दैट शुड बी 25 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये आपके पास सेम इंस्टेंट पे रीच कर रहा है. ओके, नाउ द इंजन बी प्रोड्यूसेस अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ 3200 न्यूटन्स. ड्राइविंग ए की जो कार ए है उसकी ड्राइविंग फोर्स कितनी थी? 4500 न्यूटन्स. 4500 न्यूटन्स. so this one is 4500 न्यूटन. अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे हम कंपैरिजन अगर करें कि कार ए और कार बी में जो ड्राइविंग फोर्स का डिफरेंस देखें तो वी कैन से दैट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ कार बी इज़ वीकर देन द ड्राइविंग फोर्स ऑफ कार ए. बिकॉज कार इसकी ड्राइविंग फोर्स कम है, इसकी ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि कार ए की जो ड्राइविंग फोर्स है वो कार बी से ग्रेटर है. ओके, नाउ आई थिंक हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं. नाउ वी कैन सी जो हमारे पास फॉर्मूला था मेन, वो था दैट वन वाज वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स is equals to work done against the resistance force plus change in kinetic energy plus change in potential energy. अगेन यहाँ पे देखें तो kinetic energy हमारे पास ज़ीरो है, बिकॉज वर्टिकली तो कोई चीज़ मूवमेंट नहीं हुई, मोशन नहीं है. सो दिस शुड बी वर्क डन अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स. सो ड्राइविंग फोर्स इज 3200 न्यूटन्स. और जो डिस्टेंस है आपके पास, अब हमें ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये आपके पास 100 मीटर्स है, बिकॉज हम प्रीवियस पार्ट में फाइंड कर चुके हैं कि डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा. सो डिस्टेंस इज 100 न्यूटन. वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फोर्स. नाउ वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फोर्स
तो अब इसमें भी हम देखें रेजिस्टेंस फोर्स कौन सी है, ये है आपके पास 1200 न्यूटन्स, और इसका जो पैरेलल डिस्टेंस है वो हम देखें तो दैट वन शुड बी 100 न्यूटन्स, 100 मीटर सॉरी, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m 25 स्क्वेयर। अब ये भी इनिशियली रेस्ट पे था तो वी आई इसका 0 होगा, प्लस 0 बिकॉज यहाँ से हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी इसकी अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज 0। नाउ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और हमने m को फाइंड करना है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू इसको हम डायरेक्टली अगर करें तो दिस विल बी 3200 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 125 square is what? 25 square is 625 divided by 2. This will be 312.5. So हम इसको डायरेक्टली साइड पे ले जाते हैं 312.5 m, एंड देन इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पर अगर सॉल्व करें सो 3200 multiply by 100 minus 1200 multiply by 100 divided by 312.5. So this will be equals to 640. So we can say that mass of car B will be equals to 640 kg. So this should be the final answer. But again यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि हमने वही मेन फार्मूला यूज़ किया जो प्रीवियसली हम यूज़ करते आए हैं. Okay, now the next one is find the steady speed with B can maintain when its engine is working at the same rate as it is at P. So हमने इसको find the steady speeds which B can maintain, ठीक है, when its engine is working at the same rate as it is at P. ओके, हमें ये पता, हमने ये फाइंड करना है कि कार बी के लिए हमने फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो हमें इन थोड़ा टर्म्स को ज़रा देख लेते हैं. स्टेडी स्पीड, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स? स्टेडी स्पीड मीन्स दैट द यूनिफॉर्म स्पीड. लेट मी राइट ताकि आपको ये पॉइंट्स हम बार बार. यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, देन working at the same rate. What does this line mean? Working at the same rate. Working at the same rate. Working at the same rate means engine is working at the same rate. इसका मतलब ये है कि P is equals to W by T. Working at the same rate. Rate का मतलब ये है कि with respect to time. Okay, so W by T is equals to P. नाउ अब हम अपनी एक कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अपने पास लिखें. अगर हम देखें यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स, नाउ वी नो दैट व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इनकी पॉइंट्स को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व खैर हो ही जाएगा, बट क्वेश्चन के साथ साथ आपने इसमें कुछ जो की पॉइंट्स हैं वो माइंड में रखने हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये होता है कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. कॉमन सेंस भी कहती है बट इसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं. फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. मतलब जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
और जो रेजिस्टेंस फोर्स है ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। नाउ इसका मतलब ये है कि एम ए इज इक्वल्स टू एम ए फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। सो फोर्स अप्लाइड, इसी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि फोर्स अप्लाइड मीन्स के फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। इस केस में बैकवर्ड फोर्स आपके पास रेजिस्टेंस है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। सो इसका मतलब ये है कि फोर्स अप्लाइड, यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि वो जो हम एफ फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी के कांस्टेंट होने से फोर्स अप्लाइड जो है वो फोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। और इसका मैथमेटिकली प्रूफ ये है कि आपके पास, हमें ये पता है कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, ओके। और एम आपके पास, इसमें आपके पास एफ क्या है, आपके पास फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। जब कांस्टेंट स्पीड है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ए ज़ीरो हो गया। और हमें पता है कि फॉरवर्ड फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स है और बैकवर्ड फोर्स जो रेजिस्टिव फोर्स है। इसीलिए हम ये मैथमेटिकली इसका एक तरह से प्रूफ है कि जब भी आपके पास स्टेडी स्पीड होगी या यूनिफॉर्म स्पीड होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस फोर्स, ओके। नाउ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वी कैन सी दैट हम कार बी को डिस्कस कर रहे हैं। तो कार बी के केस में वी कैन से कि अगर लेट सपोज आपके पास इस साइड की फोर्स अगर लेट सपोज 1200 न्यूटन्स हो फोर्स अप्लाइड, तो जो आपके पास रेजिस्टिव फोर्स होगी वो भी 1200 न्यूटन्स ही होगी। तो ये दोनों, इसका मतलब ये कि सेम होंगे। तो हम इनको एक ही कंसिडर करेंगे अपने इस थर्ड पार्ट के अंदर। नाउ अगर आप कंसिडर करें एट पॉइंट P बिकॉज हमारा फोकस इस पॉइंट P के ऊपर है। सो एट P के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पावर, आपको पता है कि पावर इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड F इंटू वी। ये पावर का फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू एफ वी, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब हमें ये देखना है कि पावर एट पॉइंट P, अब पावर आपके पास क्या हो गई एट पॉइंट P, पावर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट P, ओके। ये देख लेते हैं। सो हम कार बी को डिस्कस कर रहे हैं। सो ये 3200 न्यूटन आपके पास फोर्स अप्लाइड है फॉर कार बी। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स अप्लाइड इज 3200 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब पॉइंट P के ऊपर वेलोसिटी क्या है ये ज़रा देख लें। पॉइंट P के ऊपर कार B की वेलोसिटी क्या है, दैट इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। सो इट मीन्स के दिस विल बी इक्वल्स टू 25 meters per second. So which means power is equals to power कितनी है आपके पास 3200 multiply by 25. So this will be equals to 80,000 watts. 80,000 watts. तो ये तो आपके पास पावर थी जो प्रीवियस सारे केसेस के केस पे अगर वो 25 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी पे मूव करेगा तो उसकी पावर ये होगी, ओके। अब हमने ये देखना है, हम क्वेश्चन क्या था आपके पास कि फाइंड द स्टेडी स्पीड। हमने वो स्पीड फाइंड करनी है which can be maintained when its engine is working at the same rate. इंजन अगर सेम रेट मीन्स के पावर इसका अगर ये हो। तो अब हम इसको देखें, हमने 80,000 न्यूटन्स को हमने मेंटेन 80,000 वॉट्स को हमने मेंटेन करना है।
अब क्वेश्चन ये है कि हमारी जो स्पीड है वो सेम रहे 80, और जो जो पावर है वो सेम रहे 80,000 रहे, और फोर्स सप्लाइड भी सेम रहे, तो हमने स्पीड फाइंड करनी है। सो इसका मतलब ये है कि P इज इक्वल्स टू एफ वी। अब P हमारे पास 80,000 है, 80,000 इज इक्वल्स टू फोर्स सप्लाइड। फोर्स सप्लाइड आपके पास कितनी थी, जो कार ए के लिए था, क्योंकि कार ए का आपके पास 1200 न्यूटन्स। ओके, यहाँ पे ये फाइंड किया हुआ, सो दिस शुड बी 1200 मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सो 80,000 डिवाइडेड बाय 1200, नाउ द आंसर विल बी 66.67। अगर हम इसको करेक्ट करें, सो वेलोसिटी या स्पीड जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड स्पीड, दैट शुड बी 66.6 मीटर्स पर सेकेंड। सो ये वो स्पीड है जो हमें चाहिए टू मेंटेन द सेम रेट। नाउ फाइंड द स्टेडी स्पीड एट विच बी कैन मेंटेन व्हेन इट्स इंजन इज वर्किंग एट द सेम रेट। ओके फाइन, तो ये हमने क्वेश्चन यही था कि आपका जो इंजन की पावर है उसका रेट जो है वो सेम हो, और उस केस में हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी इसकी क्या होगी, दैट शुड बी 1200, दैट शुड बी 66.67 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। Okay, now let's move on to the next question, that is question number 6. Now question number 6 में the very first thing is, let's read the question. A particle starts from a point O and moves in a straight line. The velocity v meters per second of the particle at time t seconds after leaving O is given by this. So ये हमें पता है velocity हमें स्टेट से। Verify that the particle returns to O when t is equals to 2. Okay fine, सबसे पहले तो हम इसकी हमेशा की तरह डायग्राम पहले बनाएंगे। The diagram is कि पार्टिकल ए है आपके पास, क्वेश्चन को समझें। एक चीज़ इसमें और ये है कि वेरीफाई दैट द पार्टिकल रिटर्न्स टू ओ व्हेन टाइम इज 2 seconds. नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट, क्वेश्चन आपके पास क्या है, कि क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज दिस वन इज पॉइंट ओ, ओके, और पार्टिकल ने एक मूवमेंट शुरू की इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड देन आफ्टर सम टाइम्स इट रिटर्न्स टू ओ। सो एक चीज़ हमें ये समझ में आ गई कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आपने एंड किया है। इसका मतलब ये है कि दैट द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। अब इस स्टेटमेंट का ये रिटर्न्स टू ज़ीरो का मतलब ये है दैट द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। हमें जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वहीं पे आपने एंड किया है, इसका मतलब ये है कि द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। नाउ हमें अब द इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि वेरीफाई दैट द पार्टिकल रिटर्न्स टू ओ। अब ये वेरीफाई कब हो सकता है, जब हमें ये प्रूव कर दें कि ये जो डिस्टेंस है ये ज़ीरो है। मीन्स के रिटर्न टू ज़ीरो का मतलब ये है कि हमने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है, या जो टोटल जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वो ज़ीरो है। हमने जब ये प्रूव कर देंगे, इसका मतलब ये है कि हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये पार्टिकल दोबारा अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ गए। तो उसके लिए तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। और ये डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, वेलोसिटी की इक्वेशन आपको गिवन है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की इक्वेशन, फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट
from velocity use इंटीग्रेशन। अगर जब भी आपने वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना हो तो इंटीग्रेशन को यूज़ करें, और अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन को फाइंड करना हो तो डिफरेंशिएशन को यूज़ करें। ओके, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट जो इसका बैक एंड पे जो कॉन्सेप्ट है वो ओ लेवल का टॉपिक था, ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। वहाँ पे भी हम यही करते थे कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होता था तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करते थे, ग्रेडियंट फाइंड करते थे। ग्रेडियंट बेसिकली आपके पास डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम है। और जब आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी होती थी तो आप एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लेते थे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आपके पास बेसिकली एरिया अंडर द ग्राफ ही है। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ v dt, और इसको अगर फर्दर दिखे तो वेलोसिटी की इक्वेशन है k 3t स्क्वेयर माइनस 2t क्यूब dt। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करें तो s इज इक्वल्स टू k तो कांस्टेंट है, बाय रख लें, 3t स्क्वेयर माइनस 2t क्यूब dt is equals to s is equals to k। now again हम थोड़ा सा सेपरेटली इसको सॉल्व करें। सो दिस विल बी, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, 3t क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब माइनस 2t4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। एक चीज़ याद रखें, हमने 0 से स्टार्टिंग पॉइंट था और टाइम 2 तक हमने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास। सो s विल बी इक्वल्स टू k इनटू, इसको सिंप्लीफाई करें सो ये t क्यूब बन गया और ये आपके पास 2 1। सो हम डायरेक्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। सो अपर लिमिट इज 2, सो दिस विल बी 2 क्यूब माइनस 2 पावर 4 प्लस c, upper limit minus lower limit. Now lower limit is again 0 cube minus 0 power 4 plus c। okay, ये हमने लिमिट्स पुट कर दी। so now we can see here that s is equals to k, this should be 8 माइनस 16 बाई 2 प्लस c, और यहाँ से आपके पास माइनस c आ गया। सो फर्दर s इज इक्वल्स टू k टाइम्स 8 माइनस, इसको देखें तो 8 माइनस 8 इज 0, c माइनस c। सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट s इज इक्वल्स टू k इंटू 0, एंड which means that the displacement will be 0 when we from 0 to 2 seconds, or this from this statement we can say that hence prove that particle return to O because displacement is 0. I think the concept is clear. This should be the final answer. Let's move on to the second part. Now it is given that given है कि acceleration of the particle is minus 13.5. So acceleration of the particle is minus 13.5 meters per second square for the positive value of t at which velocity is 0. Okay, find k and hence find the total distance
traveled in the first 2 seconds, of the motion. Okay, now as we can see, the equation of velocity was v is equals to, यहाँ पे लिखिए v is equals to k times 3t square minus 2t cube. ये velocity की equation थी. Now here it is given that velocity is 0, which means that 0 is equals to k times 3t square minus 2t cube. Now from here we can say that either k is equals to 0 or 3t square minus 2t cube is equals to 0. अब हमें ये पता है कि k cannot be equals to 0 because constant है ये. सो कांस्टेंट है तो इसलिए 0 नहीं हो सकता. सो हमें आगे फर्दर देखें सेकंड को 3t क्यूब. अब नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन से, यहाँ से हम t स्क्वेयर को कॉमन लें. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ से फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट इधर t इज इक्वल्स टू 0 और 3 is equals to 2t, which means that time is equals to 3 by 2, which means that time is equals to 1.5. So एक हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई 1.5 और दूसरा है आपके पास टाइम की वैल्यू इज 0. Now find the value of k. Find the value of k. अब हम इसको देखें, k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले तो वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू, अब अच्छा वेलोसिटी अभी हमें थोड़ी देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया कि अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू dv बाय dt. अब हमें देखें एक्सेलरेशन गिवन है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम पहले एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालते हैं. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt, विच मीन्स दैट d बाय dt k टाइम्स 3t स्क्वेयर माइनस 2t क्यूब. और इसको हम फर्दर सॉल्व करें. सो दिस विल बी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स, अब इसको मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर लूँ अगर, सो दिस विल बी 3 इंटू 2t 2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 टाइम्स t पावर 3 माइनस 1. ओके, अब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है व्हेन टाइम इज 1.5 सेकेंड्स. ओके, पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें. सो दिस विल बी k इंटू 6t माइनस 6t स्क्वेयर. ओके, अब हमें ये पता है कि टाइम की वैल्यू एक तो 0 है, सेकेंड टाइम की वैल्यू है आपके पास 1.5. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स भी फाइंड करना है, बट एक्सेलरेशन है आपके पास माइनस 13.5, ये गिवन है आपको, इज इक्वल्स टू k टाइम्स, अब हमारे पास टाइम है आपके पास 1.5 माइनस 6 इंटू 1.5 होल स्क्वेयर. सो इसको अगर हम डायरेक्टली करें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 13.5 divided by, we can use the brackets, 6 into 1.5 minus 6 into 1.5 square
bracket close. Now the value of k is 3. Now from here we can see that k will be equals to 3. So this will be the answer for k. I hope that the concept is clear. Now the next part is, now k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं. k is 3. So here we can say that k is 3 and find the total distance traveled in the first 2 seconds of the motion. Find the total distance traveled in the first 2 seconds. So हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई. थोड़ा सा हम डायग्राम को रीइंफोर्स करते हैं. दैट इज कि आपका ये पॉइंट O था, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू किया एंड देन आफ्टर टाइम, ये टाइम 0 पे था, एंड देन आफ्टर t is equals to 1.5 it returns back to the original point. So हमें ये तो समझ में आ गई डिस्प्लेसमेंट क्या है. और ये जो आपके पास, और ये भी हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड किया कि रिटर्न्स बैक टू ओरिजिनल पॉइंट O at time is equals to 2 seconds. आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर है. इनिशियली फर्स्ट पार्ट में हमने ये फाइंड किया था कि टाइम जो रिटर्न बैक टोटल है वो आपके पास 2 सेकेंड में वो रिटर्न बैक हो रहा है. और फर्स्ट में आपके पास ये था, इस केस में आपके पास ये था कि जो एक्सेलरेशन है वो आपके, उसका टाइम ड्यूरेशन आपके पास मीन्स के पॉइंट O टू पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1.5. ओके, नाउ वेलोसिटी. अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने अपने माइंड में याद रखना है कि व्हेन वेलोसिटी बिकम 0 इट टर्न्स बैक एट. अब ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये टाइम 2 पे हो गया. देन पार्ट A के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया कि रिटर्न टू O 2 सेकेंड में हुआ, ये भी क्लियर है. नाउ एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस मीन्स कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है आपने. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 1.5 एंड देन फ्रॉम सेम डिस्टेंस ट्रेवल टू नेक्स्ट 2 सेकेंड. तो हमें ये पता है कि जो आपके पास 0 से 1.5 का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 1.5 से 2 सेकेंड्स के लिए भी है. तो हम एक डिस्टेंस फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं. सो हम अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें 0 से 1.5 का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. सो डिस्टेंस के लिए आपके पास इक्वेशन क्या थी, ये हमने थोड़ी देर पहले ही फाइंड किया था. डिस्टेंस की इक्वेशन आपके पास ये थी जब आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ को. सो डिस्टेंस आपके पास था S इज इक्वल्स टू k टाइम्स t क्यूब माइनस, चलिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ. डिस्टेंस की जो इक्वेशन थी दैट वाज S इज इक्वल्स टू k टाइम्स t क्यूब माइनस t4 डिवाइडेड बाय 2 ओके. अब आपने डिस्टेंस की इक्वेशन फाइंड कर ली थी और इसमें अब आपने लिमिट्स चेंज करनी है. 0 से 1.5 तक पुट करना है बिकॉज हमने एक डिस्टेंस ही फाइंड करना है. अब k की वैल्यू भी आपको पता है, k इज़ 3 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो s इज इक्वल्स टू 3, ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं. अपर लिमिट इज़ 1.5 क्यूब माइनस 1.5 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 2. ये आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट तो आपके पास इस केस पे t क्यूब 4 तो ये तो आपके पास 0 ही आ गई. सो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि दैट इज नाउ 1.5 क्यूब 1.5 क्यूब माइनस माइनस 1.5 पावर 4 डिवाइडेड बाय 2.
Now this will be equals to 0.84375. इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करें, मल्टीप्लाई बाय 3, it will gives us the final answer, that is 2.53. Now s is equals to, अब ये जो डिस्टेंस है ये सिर्फ एक साइड का डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपके पास दैट इज 2.53, दोबारा देखें 2.53. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस. सो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2 times 2.53. इसको 2 से मल्टीप्लाई करें. सो टोटल, बिकॉज हमें ये देखना है क्योंकि ये जो 2.53 डिस्टेंस है वो 0 से 1.5 सेकेंड्स के लिए है. सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, मल्टीप्लाई बाय 2. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5.06 meters. 5.06 meters. Now this will be the final answer. So we can see that the total distance will be 5.06. I hope that the concept is clear, and now let's move on to the next question. Question number 7. I think this is the last question. Now in question number 7, first of all just read the question. Two particles A and B of masses 0.4 kg and 0.2 kg. Now here we can see that the masses of particle A, mass of particle A is 0.4 and 0.2 kg for particle B. Now they are moving down the same line of the greatest slope of smooth plane. Okay, we have, okay, let's draw this one. Let's draw the rough diagram here. Okay, now we can see here that we have two particles and the plane is inclined at 30 degrees to the horizontal line. So let's suppose this is in a horizontal line and this angle will be of 30 degrees. Now inclined at 30 degrees to the horizontal, A is higher up the plane B. When the particle collide, okay, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास this one is particle A and this one is particle B. This one is A and this one is B. As shown here that A is higher up the plane than B. तो ये पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B है. When the particle collide, the speed of A and B are 3 meters per second and 2 meters per second. इसका मतलब ये है कि A की जो स्पीड है that is 3 meters per second before collision है ये, और पार्टिकल B की जो है वो है 2 meters per second. जाहिर है जब ये पार्टिकल A की ज़्यादा होगी तभी ये कोलाइड करेंगे, पार्टिकल B की कम है इसलिए कोलाइड करें respectively. In this collision between the particles, the speed A is reduced to 2.5 meters per second. So हमें ये पता चल गया कि पार्टिकल B की जो स्पीड वो रिड्यूस हो गई है. So we can say that, okay, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम law of conservation of momentum को यूज़ करेंगे. Find the speed of B immediately after the collision. और ये लॉ आपके पास क्या है कि total momentum before collision is equals to total momentum after collision. So we can say that m1 u1 plus m2, ये इनिशियल जो वेलोसिटीज़ हैं उसको हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m1 v1 प्लस m2 v2. अच्छा, इसमें ये याद रखें पार्टिकल A को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टिकल B को हम 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ जस्ट वैल्यूज पुट करें.
So m1 means this will be mass is 0.4, initial velocity is 3, plus mass is 0.2, initial velocity is 2, then mass of particle 1 is 3 and the velocity is 2.5. ये गिवन है कि आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन है, प्लस मास ऑफ 0. बी का है 0.2 और वेलोसिटी हमें नहीं पता, v2 मीन्स कि सेकेंड की आफ्टर कोलिजन हमें नहीं पता. सो इसको हम अगेन कैलकुलेटर पे सॉल्व करें. सो दिस विल बी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, इसको हम चेंज कर लें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5. सो दिस विल बी इक्वल्स टू minus 5.9. So this will be 0.2 is equals to minus 5.9. Okay, so divided by 0.2. So this will be equals to minus 29.5. So it means that this will be minus .4 into 3 plus 0.2 into 2. Okay, let's do the calculation again. Okay, wait. Here we can see that the mass is, now here we can see that the mass of particle 1 is not 3. This thing is, the mass of particle 1 is 0.4. Okay, now let's do it again. 0.4 multiply by 3 plus 0.2 multiply by 2 minus 0.4 multiply by 2.5. Okay, this will be 3 by 5. So we can say that 0.6 is equals to 0.2 v2. So v2 will be equals to 0.6 divided by 0.2. So finally the speed of v immediately after the collision will be equals to divided by 0.2 equals to 3 meters per second. 3 meters per second. So this will be the final answer. Simple सा question था. I hope that the concept is clear. Okay, now this part is of 7 marks. Good. Okay, now we can see here. Let's try to understand the question first, because this is the most important thing. That first of all you need to understand the question. After the collision, when B has moved 1.6 meters. Now after the collision, when B has moved 1.6 meters, so इसका मतलब ये है कि जो B का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, that is 1.6 meters down. Okay, now the plan from the point of collision, 1.6 meter down, the plan from the point of collision. Okay, what does it mean? Okay, इसको थोड़ा सा हम साथ साथ ड्रॉ करते हैं ताकि हमें कोई पॉइंट हमसे मिस ना हो. ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है. इसमें लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ कोलिजन. ओके,
this is the point of collision. When B has moved 1.6 meter, the plan from the point of collision. ओके ये B पार्टिकल है और ये अब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, दैट इज 1.6 मीटर्स ये डिस्टेंस कवर किया है हमें। ओके now it hits a barrier and returns back the same line of greatest flow. This point is the barrier, this point is the barrier, ये जो लास्ट पॉइंट जिसको हिट कर रहा है दैट इज द बैरियर। ओके एंड रिटर्न्स बैक अप द सेम लाइन of the greatest flow. B hits the barrier after 0.6. B hits the barrier 0.4 second after the collision. Okay fine. इसका मतलब ये है कि ये जो इसने B को इसने इस बैरियर को हिट किया, दिस वन, ओके लेट मी राइट इट हियर, ये था आपके पास पॉइंट ऑफ कोलिजन, ठीक है। इसके बाद पार्टिकल B ने 1.6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और जो टाइम था इसका आपके पास, टाइम है आपके पास इसके जो कवर इसने किया दैट इज इन 0.4 seconds आफ्टर द कोलिजन। ओके फाइन। व्हेन इट हिट्स द बैरियर इट्स स्पीड रिड्यूस्ड बाय 90%, इट्स स्पीड रिड्यूस्ड बाय 90%। इसका मतलब ये है कि जो भी स्पीड जिस फॉर एग्जाम्पल अगर 100 की स्पीड से ये आ रहा था तो रिटर्न बैक जो स्पीड थी इसके पास वो अब 10% रह गई है, बिकॉज 90% स्पीड रिड्यूस हो गई है। इस स्टेटमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द बैरियर, व्हेन इट हिट्स द बैरियर इट्स स्पीड रिड्यूस्ड बाय 90%। तो जब इसने इस बैरियर को हिट किया उसके बाद इसकी जो स्पीड थी वो अब 90% रिड्यूस हो गई, मीन्स कि 10% स्पीड से वो दोबारा उससे वापस जा रहा है। द पार्टिकल कोलाइड अगेन 0.44 सेकेंड आफ्टर द प्रीवियस कोलिजन। द टू पार्टिकल्स कोलाइड अगेन 0.44 सेकेंड्स आफ्टर द प्रीवियस कोलिजन। ओके, फिर इसका मतलब ये है कि 10% रिड्यूस होने के बाद 10% रिड्यूस होने के बाद दे कोलाइड अगेन 0.44 सेकेंड आफ्टर देयर प्रीवियस कोलिजन and then they okay and then now this is an important word. This word means that now they have joined together. Now they have joined together on impact. Okay, now this is the question. I hope ये question समझ में आ गया सबको कि आपके पास पार्टिकल A और B जो प्रीवियसली ट्रेवल कर रहे थे और फिर उन्होंने कोलाइड किया। जब कोलाइड किया तो B पार्टिकल ने अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखा और वो उसने फिर जब 1.6 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करके बैरियर को टच किया तो फिर ये बाउंस बैक हुआ विद द लॉस ऑफ 90% एनर्जी और जो स्पीड थी वो 90% रिड्यूस हुई। तो इसका मतलब है 10% की स्पीड से वो बाउंस बैक किया और फिर वो 0.44 सेकेंड के बाद दोबारा कोलाइड उसने दोबारा किया पार्टिकल ए के साथ और उसके बाद दोनों पार्टिकल जो थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, ज्वाइन हो गए। नाउ ये यहाँ तक का क्वेश्चन आपके पास ये था। नाउ शो दैट द स्पीड ऑफ बी immediately after it hits the barrier is 0.5 second, 0.5 meter per second. Show that, अब हमने ये प्रूव करना है, let me highlight this thing, that प्रूव ये करना है कि show that the speed of B immediately after it hits the barrier is 0. Okay, ये जो हम 10% रिड्यूस की बात कर रहे हैं ये हम ये कह रहे हैं कि 0.5 मीटर पर सेकेंड की अब इसकी स्पीड है, ये हमने प्रूव करना है। हेंस
फाइंड द स्पीड ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड कोलिजन। ओके ओके ओके, तो ये जो ज्वाइन टुगेदर हुआ है उसके बाद जो है वो भी हमने फाइंड करनी है स्पीड। तो सबसे पहले तो हम इसके दो पार्ट्स हम कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये फाइंड करना है कि इसकी ये जो 10% रिड्यूस्ड स्पीड है, ये जो 10% आपके पास रिड्यूस्ड स्पीड है, हाउ वी कैन चेंज दिस थिंग, ओके नो नीड टू चेंज। ओके, ये जो 10% रिड्यूस्ड स्पीड है इस पे हमारा फोकस है कि ये आपके पास ये 0.5 वो है। ओके, तो इसका मतलब ये कि अगर हमें कोलाइड की स्पीड पता चल जाए बैरियर के साथ तो हम बाकी सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने गिवन डेटा लिखें। नाउ एस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना है आपके पास, डिस्टेंस इज 1.6 मीटर्स, टाइम है आपके पास 1.4 सेकेंड्स, वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द बैरियर। अब हमें ये पता ही नहीं है वेलोसिटी हमें नहीं पता, वेलोसिटी बिफोर, बिकॉज अगर हमें ये पता चल जाए तो उसको तो हम 10% फाइंड, वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द बैरियर ये हमें नहीं पता। और क्या चीज़ पता है हमें, वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द वेलोसिटी बिफोर हिटिंग मीन्स के इनिशियल, इसको हिट करने से पहले हमें ये वाली वेलोसिटी तो पता है ना, ठीक है। तो अब ये वेलोसिटी कितनी है वो हमें प्रीवियस पार्ट में ये फाइंड की थी। जो पार्टिकल बी था ये हमारे पास जो वेलोसिटी थी ये आफ्टर कोलिजन थी 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि जो इस केस में अब वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड, पार्ट ए में हमने फाइंड किया है। नाउ एज वी कैन सी वी कैन यूज दिस वन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। नाउ v आपके पास आपको हमें नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी इज 3 प्लस a क्या है आपके पास, a भी हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन भी नहीं पता और टाइम है 0.4। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, दिस वन इज इक्वेशन 1। तो पहले तो हमने एक्सेलरेशन इसकी फाइंड करनी है। नाउ फॉर एक्सेलरेशन थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। फॉर एक्सेलरेशन ओके, अब एक्सेलरेशन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर वन थिंग इज कि वी कैन यूज F इज इक्वल्स टू एम ए, और इस फॉर्मूला में आपको ये पता है कि F इज फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये फोर्सेस हमें पता चल जाएं तो हम बाकी चीज़ें, हम यहाँ से मैथ्स ऑलरेडी हमें पता है तो हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। सो अगेन अपनी डायग्राम पे आएँ, बल्कि एक काम करते हैं कि डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। आपके पास ये दिस वन इज पार्टिकल बी है, ये ठीक है, ये पार्टिकल बी है जिसका मास आपको पता है और आपको ये एंगल भी पता है, दिस वन इज 30 डिग्रीज। तो अब हम इसकी तरफ फोर्सेस सारी कंसिडर करें तो एक फोर्स तो हमें ये पता है कि इसका वेट जो है, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, सो वेट इस साइड पे है, मूवमेंट इसकी इस ये है, ओके। बैकवर्ड फोर्स इसकी कोई नहीं है, ये आपके पास फॉरवर्ड फोर्स है और फॉरवर्ड फोर्स का जो कंपोनेंट है वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो वेट आपके पास क्या है, वेट है आपके पास पार्टिकल बी का मास कितना था, पार्टिकल बी का मास आपके पास था, पार्टिकल बी का मास था 0.2 kg, ओके 0.2 kg
0.2 into 10, so weight आपके पास 10 हो गया, which means that the forward force will be equals to, because ये हमें पता है कि इसका अगर हम एंगल देखें तो एंगल इसका क्या बनता है, ये आपके पास this will be equals to forward force will be equals to W sin 30, W 10 है, so we can say that 10 sin 30 minus backward force कुछ भी नहीं है 0 is equals to mass is 0.2 और acceleration हमने फाइंड करनी है, so finally A will be equals to 10 sin of 30 divided by 0.2, which means A will be equals to, so इसको देख लेते हैं, that will be 10 sin of 30 divided by 2, so divided by 0.2, so it will gives us okay, there is a slight mistake again, that this should not be 10, this will be 2, this will be 2 here, because multiply किए करें, so it means that बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया आपने, so this will be 2 and this will be 2 sin of 30, so then 2 sin of 30 divided by 0.2, it will give us 5 meters, so acceleration is 5 meters per second square, ये आपके पास acceleration है, so we can use it in that equation जो आपके पास थी, v is equals to 3 plus a into 0.4, equation 1 जो ऊपर mention है, equation 2 को आपने equation 1 में put किया, so it will gives us v is equals to 3 plus 5 into 0.4, so velocity अब आपके पास क्या है, velocity will be equals to 5 into 0.4 plus 3, so velocity is 5 meters per second, 5 meters per second. ओके ये तो आपने फर्स्ट हाफ का आंसर निकाल दिया, हमने क्या फाइंड करना था इसमें, हमने भी नाउ वी कैन सी दैट शो दैट the velocity, show that the speed of B immediately after it hits the barrier is 0. Okay, ये हमने जो velocity find की है, ये हमने इसको जिस velocity से इसने इसको hit किया है वो find की है, हमने ये velocity find की है, initial velocity पता थी, हमने ये velocity find, अब इसका 10% means कि now velocity after hitting the barrier, अब after hitting the barrier की velocity क्या है, after hitting the barrier, okay, after hitting the barrier की जो velocity होगी that will be 10% of 5 जो ये हमने find किया है, so ये क्या होगा 0.10 multiply by 5, so 5 multiplied by 0.10, so it will gives us 0.5, so ये हमने प्रूव कर लिया कि this will be equals to 0.5 मीटर पर सेकेंड, यही हमने फर्स्ट हाफ में प्रूव करना था। फर्स्ट हाफ आपके पास क्या था, शो दैट द स्पीड ऑफ बी इमीडिएटली आफ्टर इट हिट्स द बैरियर 0.5 मीटर। तो यहाँ तक हमने इतना पोर्शन हमने अभी हमारा सिर्फ ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। नाउ सेकेंड पार्ट क्या है आपके पास, हेंस find the speed of the combined particle immediately
after the second collision between A and B. So second collision between A and B, तो सेकेंड कोलिजन में एक बात याद रखनी है कि कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल्स क्या हो गए थे, ज्वाइन टुगेदर, ये एक साथ मिल गए थे. सो अब हम इस पे सेकेंड पोर्शन पे आते हैं. सेकेंड पोर्शन आपके पास क्या है, ये तो आपके पास फर्स्ट का आंसर आ गया. फर्स्ट मीन्स के ओके. नाउ सेकेंड आपके पास क्या था, आफ्टर सेकेंड कोलिजन. अब हम सेकेंड कोलिजन को देखते हैं. आफ्टर सेकेंड कोलिजन, नाउ अगेन हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अब यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे बल्कि. अब m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. नाउ यहाँ पे अब ये देखें, आपके जो पार्टिकल A का मास था दैट वाज 0.4 और इसकी जो वेलोसिटी थी आपके पास, जो पार्टिकल A की वेलोसिटी थी आपके पास दैट वाज ये हमें नहीं पता, बल्कि u1 की हमें वेलोसिटी नहीं पता एंड m2 0.2 और इसकी जो v2 है ये भी हमें v2 u2 एंड देन. अब अच्छा ये चीज़ हमें क्लियर है कि यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी एक ही होगी. सो दिस शुड बी m1 प्लस m2. तो इसको हम इक्वेशन 3 के नाम से नाम दे देते हैं और इसको हम जो अननोन चीज़ें हैं वो सारी फाइंड करने की कोशिश करते हैं. ओके, नाउ थोड़ा सा हम यहाँ पे अपना एक डाटा बना लेते हैं, एक प्रोपोर्शन इसके बना लेते हैं, बल्कि ओके. यहाँ पे देखें, बिफोर कोलिजन स्पीड ऑफ पार्टिकल ए, बिफोर कोलिजन, बिकॉज हमें स्पीड नहीं पता, बिफोर कोलिजन द स्पीड ऑफ पार्टिकल ए. अब हमें पार्टिकल ए की स्पीड नहीं पता, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको ज़रा बिल्कुल आपने प्रैक्टिकली इसको ज्यूम करके उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा. तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं. आपके पास थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. ये आपके पास पार्टिकल है और इसकी आपके पास ये जो वेलोसिटी है दैट इज़, ये जो एक्सेलरेशन है ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पार्टिकल ए की आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन. और ये हमने प्रीवियसली फाइंड किया था कि आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन जो आपकी उसकी पार्टिकल ए की एक्सेलरेशन है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपके पास, वो हमने फाइंड की थी, इनिशियल वेलोसिटी ही थी इसके आपके पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास. ओके, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 2.5 और आपके जो टाइम था दैट इज 0.44. ओके, अब इसको ज़रा थोड़ा सा हम पहले तो हम ये इक्वेशन लिख लें. हमें एक्सेलरेशन पता है और ये पता है कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at. अब हमें एक्सेलरेशन पता है और कुछ हम चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइंड करते हैं. एक चीज़ तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें कि आफ्टर colliding
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आफ्टर कोलाइडिंग द पार्टिकल बी, आफ्टर कोलाइडिंग द पार्टिकल बी, after colliding the particle B moves upward। ये तो हमने बहुत ही पहले ये पॉइंट देखा था और बिल्कुल स्टार्ट में हमने ये बात की थी कि ये बैरियर के साथ बैरियर के साथ कोलाइड करने के बाद इट मूव्स अपवर्ड साइड। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो आपकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, दैट वाज 0.5, u इज इक्वल टू 0.5, और एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास माइनस, बिकॉज उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन आपकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास अपवर्ड जा रही है और जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड साइड पे है, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज स्टिल डाउनवर्ड ऑल्दो कि आपकी जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड साइड पे जा रही है। सो एक्सेलरेशन इज स्टिल डाउनवर्ड, ओके। नाउ इट टेक्स टाइम आपको मेंशन था, टाइम हमें मेंशन था, दैट वाज वी हैव यूज्ड दिस टाइम, ओके। टाइम था आपके पास 0.4, सो 0.4। नाउ इट टेक्स 0.4, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं बोल भी रहा हूँ बट लिखने से ये कि आपको ये पॉइंट्स वो देख भी सकते हैं। इट टेक्स 0.4 सेकेंड्स, 0.4 सेकेंड्स टू कम डाउन, ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन था। एंड देन 0.4 सेकेंड किया एंड देन इट गोज अप, अपवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइम है दिस विल बी इक्वल्स टू, अब ये टाइम कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.44, question is, where is the question now, ये point important है, the two particles collide again 0.44 seconds after their previous collision। so 0.44 seconds, और ये आपके पास previous time, आप उसको हम माइनस करेंगे, so this time will be equals to 0.44 minus 0.4, so it will be equals to 0.44 minus 0.4, now this will be equals to 0.04, so now the time will be equals to 0.04 seconds, okay। और टाइम हमारे पास 0.04 सेकेंड्स है, इनिशियल वेलोसिटी इज 2.5, सो इसको हम ये सारी चीज़ों को यहाँ पुट करें, ये दिस वन, सो v इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस एक्सेलरेशन आपके पास थी 5 एंड 0.04, टाइम आपके पास ये था। अब हम इसको ज़रा फाइंड करें, सो मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2.5, it will gives us 2.7, so v will be equals to 2.7। now okay, it's 7 marks का क्वेश्चन है, so 2.7।
नाउ वी कैन फाइंड, अब हमने इसमें फाइंड क्या करना था, फाइंड इसमें हमने करना था, हिंस फाइंड द स्पीड ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल। ओके, अब हमने इसमें स्पीड फाइंड करनी थी, और बिकॉज बेसिकली अगर आप देखें तो हम इस फॉर्मूला 3 पे वर्किंग कर रहे हैं। अब इसमें देखें हमें m1 भी पता है, m2 भी पता है हमें, ठीक है, और अब हमें ये भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गई, दैट इज 2.4। एक वेट वेट वेट, इसमें एक चीज़ ये है कि हाँ, इस फॉर्मूला के लिए ये तो हमें टाइम बाद का पता चला है, इसमें हम जो फॉर्म यूज़ करेंगे दिस शुड बी 0.0, बिकॉज टाइम तो हमें ऑलरेडी जो गिवन है, ये जो टाइम ड्यूरेशन डाउनवर्ड का है ये तो हमें गिवन है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.44। और अब अगर इसको हम चेक करें, सो 2.5 प्लस 5 इंटू 0.44, now this will be equals to 4.7, so this should be, velocity should be equals to 4.7। ओके, अब हम देखें तो हमारे पास हमने जो चीज़ें फाइंड कर ली हैं, हम एक्चुअली इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। इसमें अब ये दिस वन इज़ 4.7, दिस वन इज़ 0.2। अब पार्टिकल बी की इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, पार्टिकल बी की इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम अब उसके लिए हम क्या बात कर रहे हैं, उसके लिए हम इसको फाइंड करेंगे पहले। सो दिस विल नाउ अगेन वी कैन फाइंड द स्पीड एट विच इट हिट्स ए, बट उससे पहले now we can find the speed at which it hits A. Okay, it hits A, so V is equals to U plus AT। तो V आपके पास क्या होगा, दैट इज U आपके पास 0.5 था, A आपके पास -5 था, डाउनवर्ड था, एंड देन T आपके पास जो हमने ये T फाइंड किया, दिस इज 0.04। सो V will be equals to 0.5 minus 5 into 0.04, so this will be equals to 0.3 meters per second, 0.3 meters per second। ओके, ये हमारे पास जो चीज़ मिसिंग थी उस फॉर्मूला में वो आ गई आपके पास। नाउ वी और अच्छा, अब ये जो ये जो टाइम ड्यूरेशन था 0.04 वाला, ये आपके पास जब पार्टिकल बी ने हिट किया था बैरियर को उसके बाद का टाइम है। सो वी आर स्टिल talking about or we are still looking at the upward motion after hitting the barrier। ओके, तो ये अब हमारे पास चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, दैट इज़ 0.3। नाउ अब हम अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फॉर्मूला था, दिस वन जो इक्वेशन 3 के नाम से है, 0.4 इंटू दिस वन, तो इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ कुछ हमने ओके, नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 0.4 इंटू 4.7 प्लस 0.2 इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू, अब ये मैथ्स दोनों हमें गिवन थे बिकॉज आफ्टर कोलिशन दोनों पार्टिकल्स ने कोलाइड कर दिया था और ये एक साथ मिल गए थे। ओके, वेट, यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल अगेन रखना है
कि ये जो आपके पास पार्टिकल बी है इसकी ये स्पीड नेगेटिव होगी. विल यूज दिस विल स्पीड नेगेटिव बिकॉज, लेट मी राइट इट ओवर हियर, नेगेटिव because opposite to the speed, opposite because in the ये जो 4.7 है इससे opposite to speed of the other particle that is of 4.7. एक ही है, दूसरे की नेगेटिव 0.3 होगी. सो इसका मतलब ये है कि v विल बी इक्वल्स टू, तो अब हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर पुट करें. सो 0.4 इंटू 4.7 माइनस डायरेक्टली में 0.2 इंटू 0.3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 0.4 into 0.2 bracket close. Now this will be equals to okay. यहाँ पे एक चीज़ हमने ये आपके पास प्लस में था बिकॉज आफ्टर कोलिजन आपके पास दिस शुड बी प्लस, this should be plus. Okay, so plus means this should be 0.6. so 0.6 और यहाँ पे 0.4 into 4.7 this should be minus 0.2 into 0.3. so इसको अब हम कैलकुलेटर पे अगर हम सॉल्व करें तो 0.4 into 4.7 minus 0.2 into 0.3 divided by 0.6. so it will give us 3.03. so velocity, the speed will be 3.03 meters per second. That's it for this will be the final answer I think. Let's see the question again. ये आपके पास काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था ये, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इसका ये जो सेकंड पार्ट था, hence find the speed of the combined particle. इसको सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं. आफ्टर द कोलिजन व्हेन B हैज़ मूव्ड, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी. hence find the speed of the combined particle immediately after the second collision between A and B. तो इसके लिए हमने ये सारी वर्किंग की. 10% रिड्यूस हो रहा था, सो हमने वैल्यूज़ फाइंड की, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की, फिर वेलोसिटी फाइंड की आफ्टर हिटिंग द बैरियर, फिर बिफोर कोलिजन की फाइंड की वेलोसिटी, फिर आफ्टर कोलिजन का टाइम कैलकुलेट किया, एंड देन फाइनली हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करके हमने वेलोसिटी फाइंड की. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो आज हमने जो पेपर था मई जून 2022 पेपर 4-1 को हमने वाइंड अप किया है. इसके क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के जो क्वेश्चंस थे इसको हमने डिस्कस किया है. आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.